Assalamu alaikum. In previous lecture, we have seen the course content of programming fundamentals. We have seen the difference between compiler and interpreter, and we have seen different types of languages available for computer and different terms like CPU, memory, file system, etc. And we have learned the difference between pseudocode and algorithm. So in the lab, we have learned the basic program structure of C++ by using dev, and we have seen the different parts of a C++ program. So in this lecture, I am going to explain simple basic topics of C++. So let's see the agenda of today's lecture. First of all, I will explain flowcharts, that what are the flowcharts and what is the purpose of using flowcharts. And we will see the difference between flowcharts and algorithm. Okay, एल्गोरिदम का डिफरेंस हम सूडो कोड के साथ देख चुके हैं, तो इस लेक्चर में मैं आपको फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम का डिफरेंस बताऊंगी और हम क्यों यूज करते हैं इसको, और हम क्यों पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज से पहले इसको, इसका हम बेसिक पर्पस देखेंगे. ओके, सो फेजेस ऑफ कंपाइलर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो किन किन फेजेस से गुजर के कंपाइलर में हमें आउटपुट परफॉर्म करके देता है. ठीक है, देन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो कि हम यूज कर सकते हैं C++ में. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा मींस कि हम किस तरह का डाटा यूजर से ले सकते हैं इनपुट के तौर पे और किस तरह से हम उसको प्रोसेस करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की किस तरह से हमारे पास आउटपुट आती है. ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट इस लेक्चर में मैं आपको ओवरव्यू दूंगी डाटा टाइप्स का कि कितनी टाइप्स का डाटा हम हैंडल कर सकते हैं C++ में. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम हम देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. ठीक है, जो कि हमारी किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं, और उसमें हमारी नेचुरल लैंग्वेज भी हो सकती है, लाइक रीड इंस्ट्रक्शन, राइट इंस्ट्रक्शन, बट मोस्टली हम उसमें कंप्यूटेशनल जो इक्वेशंस होती हैं या मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं एंड लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है मोस्टली हम वही यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जो फ्लो चार्ट होता है वो एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह की पिक्चर होती है या इमेज फॉर्म में होता है, जो कि एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप. Programmers often used is as a program planning tool to solve a problem. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं कर देते, हम उसको डिफरेंट फेजेस से पहले गुजारते हैं. ठीक है, स्टेप वाइज लेकर चलते हैं, देन हम कोड करते हैं. तो जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास ये एक टूल है फ्लो चार्ट, जो कि आप पहले क्या कर लेते हैं, एक रफ सी पिक्चर बना लेते हैं कि हमारे पास ये इस टाइप का डाटा होगा, कौन सी हमारे पास इनपुट होगी, कैसा हमारे पास जो है आउटपुट की फॉर्म में डाटा आना चाहिए. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स को यूज करके एक हम पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं कि अब हमने इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना है किसी एल्गोरिदम में. ठीक है, इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स विच आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग. इसका पर्पस बेसिक क्या होता है कि इसके अंदर हम सबसे पहले तो जो बेसिक हमारे पास इसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन या डाटा फ्लो कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है तो सबसे पहले अगर मैं उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो नंबर्स चाहिए होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नंबर मेरे पास x है और एक नंबर मेरे पास y है. तो सबसे पहले तो मैंने यूजर से उसको क्या करवाना होगा, इनपुट लेना होगा, और मैं कह सकती हूँ कि एल्गोरिथम की फॉर्म में मैं कहती हूँ कि मैंने उसको क्या करना होगा, सबसे पहले रीड करना होगा. ठीक है, उसके बाद मैंने उसको ऐड करना है तो मेरे पास ऑब्वियसली ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी और मैं क्या करूंगी, एक्स और वाई दोनों को ऐड कर दूंगी. ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है, ऐड करने के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना होता है. ये मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, डिटेल्ड एल्गोरिदम नहीं लिख रही. तो इसमें हमारे पास थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि हम डिस्प्ले करवा देंगे हमारा जो भी रिजल्ट आएगा. ठीक है, देन हमारा जो भी एल्गोरिदम है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा.
ओके तो ये 4 स्टेप्स हो गए। जब मैं इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करूंगी तो सबसे पहले मुझे पता है कि जब मैंने पिक्चर बनाई तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, यूजर से नंबर्स लेना होगा। उसके बाद मेरे पास एडिशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट को। देन मेरी जो भी प्रोग्राम की लॉजिक है वो यहाँ पे एंड हो रही है, जो भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है यहाँ पे एंड हो रही है, तो मैं एंड सिंबल से फ्लो चार्ट में डिस्प्ले कर दूंगी कि ये मेरा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पिक्चर है, वो यहाँ पे एंड हो रही है। ओके सो जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है वो क्या बता रहा होता है कि किस तरह से, किस फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा है और किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, ठीक है। डाटा हमारे पास किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ये हमें फ्लो चार्ट से पता चल जाता है। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिदम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम फ्लो चार्टिंग का नाम भी दे सकते हैं, या सिंपल हम कह सकते हैं कि हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं और हम फ्लो चार्ट की बेस पे कोई भी एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके तो फ्लो चार्ट्स हमारे पास हो गए जी के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कौन से सिंबल्स को यूज करते हुए फ्लो चार्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास होता है जी टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, इसकी शेप जो होती है ओवल फॉर्म में होती है, जो कि आपको इस इमेज में भी नजर आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है फ्लो चार्ट्स में स्टार्ट के लिए और एंड के लिए, ठीक है। स्टार्ट हमारे पास कहाँ से हो रहे हैं फ्लो चार्ट, और स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारे पास सिंबल जो है स्टार्ट और स्टॉप, या जो सबसे लास्ट फेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम हॉल्ट इन अ प्रोग्राम्स लॉजिक फ्लो मींस एक पॉज दे दिया हमने कि हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम एंड कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, तो उस जो फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्मिनल को यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक और जगह पे भी यूज हो सकता है कि अगर हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना होगा, तो वहां पे भी हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पास कहाँ पे आ रहा होता है, ये या तो फर्स्ट हमारे पास होता है, ठीक है, स्टार्ट शो करने के लिए, और ये हमारे पास लास्ट में होता है, बिल्कुल लास्ट हमारे पास ये फॉर्म होती है टर्मिनल की, जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है या जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया, एंड हो गया। ओके इससे रिलेटेड हमारे पास बीच में फ्लो चार्ट्स के मिड में हम कौन कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं उसको हम आगे देखते हैं। सिंबल्स में सेकंड हमारे पास आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स हमने मस्ट लेने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोग्राम की कोई ना कोई इनपुट होगी और हमने कोई ना कोई आउटपुट एट द एंड ऑफ प्रोग्राम शो करवानी होती है, ठीक है। तो ये किससे हमारे पास डिनोट होता है, ये सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, पैरेललोग्राम होती है जो कि डिनोट करती है इनपुट को और आउटपुट को। Program instructions that take input from input devices and display output on output devices are indicated with the parallelogram in a flow chart. आप कोई भी इनपुट अगर यूजर से लेना चाहते हैं और आप कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमेशा आपने फ्लो चार्ट में यही सिंबल यूज करना होगा, ठीक है। और ये यूजुअली जो हमारे पास टर्मिनल के बाद आता है, अगर हमने यूजर से इनपुट उस टाइम पे लेनी है और एट द एंड हमने जो भी रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होता है वहां पे यूजुअली हम ये यूज कर रहे होते हैं। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जब भी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी इनपुट पे, किसी भी नंबर पे, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ये आपको सिंबल नजर आ रहा होगा प्रोसेसिंग सिंबल का, ठीक है, इमेज है ये। जितने भी आपके पास अरिथमेटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, सच एज एडिंग हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, या इस तरह का कोई भी प्रोसेस हो गया, तो आपने उसके लिए ये सिंबल यूज करना होगा, जिसके गुजरने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे इनपुट आ रही है, यहाँ से जो भी आउटपुट निकलेगी वो क्या होगी, प्रोसेस हुई भी होगी, किसी ना किसी ऑपरेशन से गुजरी होगी। ओके नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, डिसीजन सिंबल। मोस्टली हमारे पास जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, आपने पहले पाइथन में भी देखा होगा कि आप इफ एल्स यूज करते आए हैं, ठीक है। आपके पास जब दो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंडीशन लगाई, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास x ग्रेटर देन 5 है,
ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ रही हैं कि जो भी x नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है और लेस देन 5 भी हो सकता है, ठीक है, या इक्वल टू 5 भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास एक आउटपुट आ सकती है और यहाँ से भी आउटपुट आ सकती है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक डिसीजन सिंबल है कि या तो हमारे पास वैल्यू ट्रू में जाएगी आउटपुट, या फिर हमारे पास वैल्यू फॉल्स में जाएगी, ठीक है। तो ये डिसीजन सिंबल मोस्टली हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही यूज कर रहे होते हैं। इसकी आगे जाके मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि किस तरह से फ्लो चार्ट जो है डिजाइन हुआ हुआ होता है, एक एग्जाम्पल लेके, तो उसमें आप सारे सिंबल्स को यूज होता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं, जब भी आपके पास जो डाटा है वो या कंडीशंस हैं फ्लो चार्ट में, वो क्या हो जाती हैं, कुछ कम्प्लेक्स हो जाती हैं, या आपके पास जो डाटा है वो मोर देन वन पेज पे जा रहा है, इट इज यूजफुल टू यूज कनेक्टर्स टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो आप क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कनेक्टर का नेम देते हैं और इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है। एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि हमने करना ये है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें दो नंबर्स हमने यूजर से लेने हैं और रिजल्ट डिस्प्ले करना है जो भी हमारे पास लार्जेस्ट होगा उन दोनों नंबर्स में से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सिंबल नजर आ रहा है, हमने देखा था कि टर्मिनल यूज होता है स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। उसके बाद हमने कहा कि पैरेललोग्राम यूज होती है इनपुट और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट लिया नंबर 1, देन हमने अगेन इनपुट लिया नंबर 2। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट को। देन आपने एक और सिंबल यूज किया था, हमने देखा था कि डिसीजन सिंबल होता है। अब डिसीजन सिंबल हमारे पास कौन सा होता है, ये डायमंड की शेप में होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा डिसीजन सिंबल, ठीक है। तो इसमें आपको कंडीशन अगर आप देखें तो नजर आ रही है नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। दैट मीन्स कि मैंने कहा था कि कंडीशनल आपके पास अगर स्टेटमेंट्स हैं तो मोस्टली ये डिसीजन सिंबल वहां पे यूज होता है। तो अगर हमारे पास ये जो नंबर 1 है जो हमने ऊपर यूजर से लिया था ग्रेटर आ रहा है नंबर 2 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज अगर नंबर 1 ग्रेटर नहीं है नंबर 2 से तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर ट्रू का केस था तो वो यहाँ पे आ जाएगी। दोनों की पॉसिबिलिटीज हमने मस्ट ऐड करनी होती हैं, ओके। तो अगर नंबर 1 हमारे पास ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे नंबर 1। अदरवाइज अगर हमारे पास नंबर 2 ग्रेटर है तो हम डिस्प्ले करवा देंगे फॉल्स के केस में नंबर 2 को। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ से भी आ रही है आउटपुट और यहाँ से भी आ सकती है, मींस दोनों में से कहीं से भी आ सकती है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो डिस्प्ले हुआ होगा नंबर 1, यहाँ से हमारे पास प्रोसेसिंग आ रही है। अगर डिस्प्ले नंबर 2 हुआ होगा तो प्रोसेसिंग यहाँ से आ रही है। तो हमने क्या किया, दोनों को मिला के क्या किया, कनेक्ट कर दिया कनेक्टर के थ्रू, ठीक है। कनेक्टर हमने देखा था कि जहाँ पे भी कम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म्स आ जाती हैं या फिर हमारे पास मल्टीपल जगह से डाटा आ रहा होता है तो हम वहाँ पे कनेक्टर लगा देते हैं। देन हमने एक ही दफा इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया अपने टर्मिनल सिंबल को यूज करते हुए, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अब क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस फ्लो चार्ट का हम इजीली एल्गोरिदम भी डेवलप कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी हमने एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हम डायरेक्टली ये नहीं करते कि हम उसको कोड करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। डिजाइन हमने कर लिया फ्लो चार्ट की फॉर्म में, अब हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, किसी एल्गोरिदम में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एल्गोरिदम लिखने के बाद हम उसे किसी भी लैंग्वेज में, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं कि किसी भी लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम को कोड कर सकते हैं, ठीक है, उसका सोर्स कोड लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया है एल्गोरिदम में। डिफरेंस देख लेते हैं जी, फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है। फ्लो चार्ट्स आर मोर इजियर टू अंडरस्टैंड देन एल्गोरिदम्स एज दे आर रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म्स। ये हमारे पास एक सेइंग भी है कि जब भी कोई चीज, कोई भी फॉर्म हमारे पास पिक्चर्स या इमेज की फॉर्म में होती है तो वो ह्यूमन माइंड को जल्दी क्लिक करती है, जल्दी वो उसको अंडरस्टैंड कर देता है एज कम्पेयर टू जो डाटा हमारे पास किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लो चार्ट्स भी एक पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है।
तो ये हमारे पास इजीली अंडरस्टैंडेबल है एज कंपेयर टू एल्गोरिदम। वन कैन इजीली राइट द कोड बाय लुकिंग एट द फ्लो चार्ट, और अगर आपके पास फ्लो चार्ट अवेलेबल है तो आप इजीली उसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं। okay, yet algorithms are still preferred and here are the reasons in next slide। but हम प्रेफर किसको करते हैं? हम एल्गोरिदम को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, और क्यों करते हैं इसका रीजन आपको यहाँ पे मिलेगा। One can write an algorithm even for the complex codes, whereas it becomes difficult in a flow chart। जब भी हम एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करते हैं या फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास मोस्टली जो डिपेंड कर रहा होता है वो हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम उसका क्या लिखें, एल्गोरिदम लिखें। ठीक है। Conditional and looping statements can be written in algorithms, but these statements cannot be represented in flowcharts। क्यों ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है कि हम उसका एल्गोरिदम इजीली लिख सकते हैं? कॉज एल्गोरिदम में हम इजीली कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हम कोई भी किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम इजीली उसका सोर्स कोड लिख सकते हैं उसके सिंटेक्स को यूज करते हुए। इसी तरह से एल्गोरिथम्स में भी हमारे पास यही होता है कि हम उसकी अगर लूप में 10 स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो हम इजीली एल्गोरिथम्स में डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम फ्लो चार्ट्स में ये काम करना चाहें तो हम पिक्चर में ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। Okay, debugging for an algorithm is easier, whereas a flowchart cannot be debugged as it is quite complex to do so। क्या एक और रीजन हो सकता है हमारे पास कि एल्गोरिदम को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इजीली पेन और पेपर लेकर जो है कोई भी इनपुट देकर एल्गोरिदम को चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही ड्राई रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी आउटपुट सही आ रही है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही। ओके, अदरवाइज अगर हम फ्लो चार्ट के साथ ये काम करना चाहें तो हम ये काम नहीं कर सकते फ्लो चार्ट के साथ। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है कि फ्लो चार्ट में हमने लिमिटेड इंफॉर्मेशन को शो करना होता है। हम इमेज में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकते, इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लो चार्ट्स के लिए लिमिटेशंस हैं, रूल्स हैं कि हमने जो सिंबल्स मौजूद हैं हमने उसी को यूज करना है। दैट्स वाई कि एल्गोरिदम्स प्रेफरेबल हैं कि इजीली हम उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसी वजह से हमारे पास मोस्टली जो डेवलप किए जाते हैं वो एल्गोरिदम्स होते हैं। बट जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो आप उसमें आगे जाके भी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में कि हमारे पास डिजाइनिंग मस्ट होती है। हम बिल्कुल स्टार्ट में ही कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते या एल्गोरिदम स्टार्ट में ही नहीं बना सकते। ओके, सो आगे देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में किस तरह से हम फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम। सो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी कि अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एल्गोरिदम में। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं बिगिन की। देन हमने यूजर से इनपुट लेनी है नंबर 1 एंड नंबर 2, या नंबर 3 भी अगर हमने इनपुट लेनी है फॉर चॉइस पर्पस तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपने इनपुट लेनी है उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं रीड की, और हमने वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस एल्गोरिदम में सी वेरिएबल यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि एल्गोरिदम पूरा हमारे पास डिटेल्ड फॉर्म हो सोर्स कोड की। अब अगर मैं इस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करती हूँ सोर्स कोड में तो ऑब्वियसली वहां पे सी को मैंने कहीं ना कहीं चॉइस पर्पस के लिए यूज किया होगा, या किसी भी जो है पर्पस के लिए मैं सी को यूज कर सकती हूँ। ओके, तो जरूरी नहीं है कि एल्गोरिदम आपका बिल्कुल परफेक्ट हो एज आप अगर उसका सोर्स कोड बनाते हैं उसके कंपैरिजन में। दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि आपका एल्गोरिदम थोड़ा सा जो है उसमें परफेक्शन ना हो, मतलब आपने जितने एल्गोरिदम में वेरिएबल्स लिए हुए हैं जरूरी नहीं है उतने ही वेरिएबल्स आपने सोर्स कोड में लिए हुए हैं। ओके, सो अगर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिसीजन करना है कि जो भी नंबर ग्रेटर है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ की कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी चेक करेगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर है तो डिस्प्ले कर देगा ए को। एल्स किस केस में होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो एल्स के केस में क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा बी को। ओके, और यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो एंड हो रहा है।
जो कि किसको देखते हुए हमने लिखा कि स्टॉप हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस फ्लो चार्ट में हमारे पास एक सिंबल नहीं है जो कि हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग का। ठीक है, प्रोसेसिंग का सिंबल किस फॉर्म में था कि हमने अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है या किसी को मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में हमारे पास ये सिंबल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग का सिंबल लगा दूंगी। ठीक है, नंबर 1 ऐड हो रहा है किसमें, नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी अपनी प्रॉब्लम को, जैसे हम चेंज कर देते हैं कि हमने सम को चेक करना है कि क्या सम ग्रेटर देन 10 है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा तो उस पे हम कंडीशन लगा देंगे कि सम ग्रेटर देन 5 और सम ग्रेटर देन 10, जो भी नंबर आपने कंडीशन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एस लिख देती हूँ, और ये जो हमारे पास सम था वो इक्वल टू हो गया एस, कि अब जो भी रिजल्ट है वो एस में स्टोर हो रहा है, एस इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, अब सम पे हमने कंडीशन लगा दी। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 10 आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये वाली हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे कुछ भी, कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि नंबर 1 ही हो, हम डिस्प्ले करवा देंगे कि हमारे पास जो भी था सम वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है तो यस, और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नो को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हम प्रोसेसिंग का सिंबल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम में जो कि हमने पहले की थी उसमें एक्चुअली नीड नहीं थी, इसलिए ये वाला सिंबल यूज नहीं हुआ था। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम पे कि आपने उसमें कौन कौन से सिंबल्स को यूज करना है और कौन से सिंबल्स को नहीं करना। सो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि किस तरह से हम फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्गोरिथम में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सिंपल जी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की, तो वो किन फेजेस से गुजर के कंपाइल होता है। ओके, तो ये तो आपके पास सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि कंपाइलर के होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद इन सी प्लस प्लस और डेव के साथ। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस हमारे पास सबसे पहले एक फेज होता है कंपाइलर का। अभी मैं बात कर रही हूँ अगर डेव की, तो डेव में सबसे पहले अगर हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आउटपुट आती है। तो पहला जो स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस का, इसमें होता है एक्चुअली ये है कि जो भी आपने इनपुट दी है प्रोग्राम की कंपाइलर को, उसके लेक्सीम्स बन जाते हैं। ठीक है, लेक्सीम्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं जी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, जो भी आपने यूजर ने सोर्स कोड दिया है वो उसके लेक्सीम्स बना देता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास स्टेप आता है पार्सिंग का आता है, जिसमें पार्स ट्री बनता है और उसमें किस चीज को चेक किया जाता है, सिंटेक्स को चेक किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर इफ की कंडीशन में लिखा है, इफ जैसे हमने प्रीवियस किया था कि नंबर 1 ग्रेटर देन है बी के। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। अब अगर मैं लगा देती हूँ एंड पे सेमी कॉलन, ठीक है, दैट मीन्स के वैसे हमारे पास सी प्लस प्लस में यूजुअली कंडीशन के बाद कभी भी सेमी कॉलन या टर्मिनेटर नहीं आता। अब अगर मैंने ये लगा दिया है तो कंपाइलर मुझे क्या करेगा, इंडिकेशन दे देगा नीचे कंपाइल करने के बाद कि यहाँ पे आपका जो टर्मिनेटर है वो एक्स्ट्रा यूज हुआ है, या जो भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एरर होगा वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। दैट मीन्स कि ये मेरे सिंटेक्स का पार्ट नहीं था, ये लैंग्वेज का रूल नहीं था कि मैं कंडीशन के बाद सेमी कॉलन या टर्मिनेटर लगाऊं, बट यहाँ पे मैंने लगा दिया। इसी तरह से एक और हो सकता है हमारे पास कि अगर मैंने इफ की कंडीशन में चेक करना है कि a इक्वल टू बी है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होता ये है कि जब भी हम इफ की कंडीशन में लिखते हैं तो कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल आता है। ठीक है, और असाइनमेंट के लिए मींस कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल इक्वल लिखा तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए को असाइन हो जाएगी। ऐसा हम कंडीशन में इफ की कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंटेक्स एरर आ जाएगा कि यहाँ पे कंपैरिजन वाली हमारे पास इक्वल नहीं यूज हुए हुए, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो ये भी सिंटेक्स एरर होगा। ठीक है, तो उसमें पार्स ट्री बन जाता है जिसमें चेक किया जाता है कि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम है या नहीं। अगर कहीं पे भी कोई सिंटेक्स एरर आ रहा होता है तो वो इंडिकेट हो जाता है, हमारा कंपाइलर कंपाइल करने के बाद कर देता है। ओके, सो थर्ड हमारे पास स्टेप होता है सिमेंटिक एनालिसिस का।
सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। ये प्रीवियस स्लाइड में जो प्रीवियस लेक्चर्स की स्लाइड्स थी उसमें भी मैंने मेंशन किया था। सिमेंटिक एनालिसिस में ये होता है कि चेक किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को असाइन कर रही हूँ बी की वैल्यू, ठीक है, तो अगर मेरे पास ए इंटीजर है, कोई नंबर है, तो बी को भी क्या होना चाहिए, कोई नंबर ही होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि बी में कोई टेक्स्ट स्टोर है और मैं उसको किसी एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर दूं, ठीक है। तो ये टाइप्स चेक कर रहा होता है सिमेंटिक एनालिसिस में कंपाइलर के टाइप्स हमारे पास मैच हो रही हैं या नहीं। और इसी तरह से कोई भी मैंने अगर लाइन लिखी हुई है तो उसमें उसका मीनिंग चेक किया जा रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू ये रूल्स है या नहीं है आपकी लाइंस, ठीक है, कोड की। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसमें हमारे पास ये होता है कि आपके पास एक फॉर्म बन जाती है इंटरमीडिएट कोड जिसे कहते हैं, कि जो इजीली आपका मशीन कोड में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होती है। उसके बाद ये भी हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट कोड एक रफ फॉर्म ऑफ मशीन कोड है जो कि इजीली ट्रांसफर हो सकता है मशीन के कोड की फॉर्म में, बट उससे पहले उसको कुछ फेजेस से मजीद गुजरना पड़ेगा। जैसे कि फिफ्थ स्टेप है कोड ऑप्टिमाइजेशन का। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे कोड में कोई भी जो है एक्स्ट्रा लाइंस यूज हो रही हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज हो रही हैं, तो उनको ये क्या करता है, ये वाला जो स्टेप होता है वो ऑप्टिमाइज कर देगा, उनको इग्नोर कर देगा। वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उनको इग्नोर कर देगा, ठीक है। आपके कोड को जितनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है वो उसको इंटरमीडिएट कोड को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ताकि वो इजीली जो है एग्जीक्यूट हो सके, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम ना लगे, उसकी कंप्यूटेशन में टाइम ना लगे, एग्जीक्यूशन उसकी फास्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास एक स्टेप आता है कोड जनरेशन का। कोड जनरेशन क्या होता है, आपका मशीन कोड में एक्चुअली जितना भी आपका ऊपर से कोड आ रहा था वो सारे फेजेस से गुजरता हुआ वो मशीन कोड में इस फेज में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, जो कि इजीली मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है और आपको आउटपुट दे देती है अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी प्रॉब्लम थी जिसको आप सॉल्व कर रहे थे। और सबसे लास्ट ये जो हमारे पास एक फेज होता है ये सिंबल टेबल का फेज है, जो कि एक्चुअली किस लिए यूज हो रहा होता है। सिंबल टेबल में सारी की सारी जो हैं जितने भी आपके कोड में आइडेंटिफायर्स होते हैं और उनकी क्या टाइप्स होती हैं उनको सेव किया जाता है ड्यूरिंग ऑल द फेजेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अबव। ओके, तो ये हमारे पास कंपल्सरी फेज है सिंबल टेबल, जो कि पूरे जितने भी फेजेस हैं कंपाइलर के उसके दौरान ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है ये आपके पास ऑप्शनल हो सकता है कि मे बी किसी कंपाइलर में ये हो या मे बी किसी कंपाइलर में ना हो, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं कोड की उसको रिड्यूस करता है, या जितने भी आपकी एक्स्ट्रा जो है जिसमें कंप्यूटेशन लग रही होती है कंपाइलर की एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसको रिड्यूस करता है। ओके, सो ये सिंपल से स्टेप्स थे जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से फेजेस होते हैं कंपाइलर के जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम C++ के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमने कोई ना कोई उसमें डाटा किसी भी टाइप का डील करना होता है। वो टेक्स्ट की फॉर्म भी हो सकती है, वो नंबर्स की फॉर्म भी हो सकती है, वो हमारे पास कोई सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे नंबर्स भी चाहिए, उसमें मैं ये काम भी कर सकती हूँ कि मैं यूजर से पूछ लूँ कि आपने एडिशन करनी है तो आप प्लस का साइन एंटर करें। अगर मैं चॉइस देना चाहूँ यूजर को कि आपने अगर एडिशन करवानी है तो आप 1 सिंबल को एंटर करें, ठीक है। तो दोनों काम हमारे पास हो सकते हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम को देखते हुए हम डिसाइड कर सकें कि किस टाइप के डाटा को हमने डील करना है और उसके लिए कौन सा वेरिएबल हमने लेना होगा। मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके, these data types are built-in or predefined data types and can be used directly by the user to declare variables. Example: integer, character, float, boolean, etc. अगर हम C++ के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हमारे पास मोस्टली जो यूज हो रहा होता है वो इंटीजर है, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, valueless और void कैरेक्टर।
ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं? जो कि बस बिल्ड इन हैं, जिस फॉर्म में मौजूद हैं हम उसी फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, रेंज होती है इसकी। ठीक है, कैरेक्टर्स में हमारे पास कैरेक्टर्स आ सकते हैं या कोई भी आपके पास स्पेशल सिंबल आ सकता है, ABC, और इसके अलावा डॉलर साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इस तरह के। बुलियन हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही इसमें हमारे पास आ सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज लेता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट भी पॉइंट्स में ही लेता है, बट ये फ्लोटिंग पॉइंट की मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें स्पेस थोड़ी ज्यादा यूज हो रही होती है। ठीक है, बाइट्स कितनी रिजर्व हो रही होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल देखेंगे। वैल्यूलेस और वॉइड हमारे पास होता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा वाइड कैरेक्टर यूज होता है एज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो कि हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास होती हैं डाटा टाइप्स जो हम आगे देखते हैं। 4 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होती हैं वो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं एक बुलियन, ठीक है, डिसीजन के लिए या कोई भी कंडीशन लगाने के लिए कि अगर हमने कोई कंडीशन लगाई है कि फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 5 है या नहीं है, तो या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, तो हम उसके लिए एक बुलियन वेरिएबल भी ले सकते हैं। इंट इज एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि इनकी रेंजेस होती हैं जो कि माइनस वैल्यू से लेके 0 और 0 से लेके प्लस वैल्यू तक जा रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 7 पे एंड हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 8 से स्टार्ट हुआ था नेगेटिव वैल्यूज में। दैट मीन्स कि जो 0 भी इंक्लूड हो रहा है तो इसलिए वो टोटल हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह डबल हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी यूज हो रही होती है या फ्लोट भी यूज हो रहा होता है जो कि एक्चुअली पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल में हमारे पास कितनी ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम पॉइंट्स की वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर इस हमारे पास CHAR के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको डाटा टाइप। और इसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं? कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी डिजिट भी आ सकता है, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मीन कोई भी स्पेशल सिंबल आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये मोस्टली 4 डाटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव टाइप की जो कि हम मोस्टली अपने प्रोग्राम्स में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्राइव्ड डाटा टाइप्स आ जाती हैं। ड्राइव्ड डाटा टाइप्स वो होती हैं जो कि हम ऑलरेडी बिल्डिंग या प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करते हुए खुद से बना लें, वो ड्राइव्ड डाटा टाइप्स होती हैं। इसको भी हम विद डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन में प्रोवाइड कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप्स फंक्शंस हैं जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, बट वो मोस्टली कंबाइंड फॉर्म होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। ठीक है, वो ऐसे ही हमारे पास सिर्फ एक जो है इनिशियल या बेस फॉर्म नहीं होती, इसलिए ये हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप होती है। एरेज हमारे पास होती हैं। ठीक है, एरेज हमारे पास इंटीजर टाइप की भी हो सकती हैं, कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती हैं, फ्लोट टाइप की भी हो सकती हैं। सेम हमारे पास पॉइंटर्स भी होते हैं। पॉइंटर्स भी हम वेरिएबल्स को और एक सिंबल को मिला के ही बना रहे होते हैं, इसलिए ये ड्राइव डाटा टाइप्स हैं जिसमें मोस्टली हम एड्रेसेस को जो है सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, एड्रेसेस को हम पॉइंट करने के लिए पॉइंटर्स टाइप का डाटा लेते हैं। रेफरेंस हमारे पास भी एक तरह का एड्रेस ही उसमें हम ले रहे होते हैं। किसी भी जो वेरिएबल है स्टोर हुआ हुआ है उसके मेमोरी एड्रेस तक जाने के लिए या उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम इस टाइप का जो है डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइव्ड डाटा टाइप्स हैं जो कि हम यूज करेंगे जो आगे के लेक्चर्स हैं जिसमें हम पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को सीख चुके होंगे, उसके बाद हम ड्राइव्ड डाटा टाइप्स की तरफ आएंगे। लास्ट हमारे पास फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये हमारे पास क्या होती हैं? जो कि क्लास और स्ट्रक्चर को मोस्टली यूज कर रही होती हैं जो कि यूजर खुद से डिफाइन करता है। ओके, अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर को वो अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल क्लासेस भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं जो कि यूजर डिफाइन होते हैं। ठीक है, यूनियन हमारे पास होती है, इनमरेशन होती है या इनम भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यूजर खुद से डाटा जो है ले लेता है किसी भी फॉर्म में और उसको डिफाइन करता है। ठीक है, टाइप डेफ डिफाइंड डाटा टाइप होती हैं, ये भी हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में ही आ जाती हैं। सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट हैं, मींस ये थोड़ा सा हाई लेवल है इनका एज कंपेयर टू जो हमने प्रीवियस देखी
जिसमें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इजीली यूज कर सकते हैं जैसे कि वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जबकि ये यूजर डिफाइन है, यूजर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकता है। सो ये लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम फ्लो चार्ट्स डेवलप करते हैं, फ्लो चार्ट्स को कैसे हम किसी एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमने देखा कि कंपाइलर के फेजेस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं C++ में। अब डाटा टाइप्स को हमने विद डिटेल देखना है, ठीक है, ताकि हम जो सेकेंड वीक की लैब है उसमें इजीली हम किसी भी टाइप का वेरिएबल लें और उसमें यूजर से इनपुट ले सकें और हम कोई भी ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स का डाटा हम ले सकते हैं विद एग्जांपल्स, एंड देन हम उसको लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे।